हे गाइस, वेलकम बैक टू वोकैब इंग्लिश गुरु। मैं हूं गौरव धान। डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर प्रोनाउन और पूरी उम्मीद है कि इससे पहले वाले वीडियो के अंदर जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझाया है उसकी आपने ढंग से प्रैक्टिस की होगी और आपने उसे याद किया होगा। गाइस, आपको मैंने बताया था कि ये प्रोनाउन चैप्टर 2-3 चैप्टर्स के बराबर एक चैप्टर है और इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सो गाइस, इस चैप्टर को आपने बहुत ही सीरियसली लेना है और इसे ध्यान से समझना है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये चैप्टर, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, आज का हमारा ये जो वीडियो है ये पर्सनल प्रोनाउंस के ऊपर। हालांकि पर्सनल प्रोनाउंस की बात हम इससे पहले वाली वीडियो में भी कर चुके हैं, लेकिन कुछ बचे कुछ एक कंसेप्ट और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम अभी और स्टडी करने वाले हैं। तो ये है पर्सनल प्रोनाउंस, यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव प्रोनाउन। ये जो तीन आपको कैटेगरीज दिखाई दे रही हैं, ये तीनों आती हैं पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर। ये हमने पोजेसिव एडजेक्टिव लिखा हुआ है और मैं आपको बता दूं कि पोजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो प्रोनाउन की कैटेगरी में नहीं आता दरअसल, क्योंकि इसके पीछे एडजेक्टिव लिखा हुआ है। ये एक एडजेक्टिव के जैसे ही होता है, डिटरमिनर होता है, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की खैर कैटेगरी तो अलग ही है। तो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर मेनली ये तीन ही आते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर नॉट प्रोनाउंस, दे आर एक्चुअली डिटरमिनर्स, यानी वो एडजेक्टिव्स की तरह ही होते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं किसी नाउन की। सो आपकी इससे पहले वाली जो नॉलेज है प्रोनाउन की, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप आंसर दीजिए कौन सा इसमें से करेक्ट होगा या कौन से पार्ट में एरर है। आप देखिए, मैं बढ़ता हूं आगे। देखिए जी, गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेस, यानी अगर मुझे इस चीज की जगह कोई प्रोनाउन देना हो, मान लो हम बार बार गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेस की बात कर रहे हैं और मुझे इसकी जगह कोई प्रोनाउन देना है, तो मैं क्या दूंगा? दे। सो दे के लिए कभी भी इट्स का यूज नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे? देयर का। बढ़ते हैं आगे। जॉन, हैरी एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। ठीक है जी, देख लीजिए आप, मैं बढ़ता हूं आगे। बिल्कुल सही है ये सेंटेंस, क्योंकि जॉन का मतलब हो गया 3, हैरी का मतलब हो गया 3 और आई का मतलब हो गया 1। जब सिंगुलर प्रोनाउन के सीक्वेंस की बात होती है तो सीक्वेंस रहता है 2, 3, 1। स्पेशली जब हम किसी पॉजिटिव कोई बात कर रहे हैं या कोई न्यूट्रल बात कर रहे हैं, तब यही जो है वो सीक्वेंस रहता है। तो यहां पे 2 तो है ही नहीं, तो फिर इसका मतलब पहले 3 वाले आएंगे और उसके बाद 1 आएगा। तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ओके, विच वन इज करेक्ट? सोचिए सोचिए, मैं बढ़ता हूं आगे। देखिए, ऑल द ड्रेसेस, यहां पे फिर हम बात कर रहे हैं बहुत सारी ड्रेसेस की, मान लो बहुत सारी चीजों की, बहुत सारी ड्रेसेस, यानी वो सारी की सारी ड्रेसेस जो थी वो अच्छी लग रही थी। सो मैंने परचेज कर ली ऑल ऑफ इट, नहीं ऑल ऑफ देम, क्योंकि वो काफी सारी हो गई। तो ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ इट नहीं आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑल द ड्रेसेस की जगह हम दोबारा अगर बात कर रहे हो दे लिख सकते हैं ना, बस इसी वजह से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दीजिए आप आंसर, सोचिए, मैं बढ़ता हूं आगे। सो गाइस, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट है, और कारण क्या है इसका? देखिए, एंड एक कंजंक्शन है।
और एंड के दोनों तरफ सिस्टम बराबर होना चाहिए। जैसे आपको पता है अगर एक साइड एडजेक्टिव है दूसरी साइड होना चाहिए। तो एक कारण तो ये है। वंस फ्रेंड्स लिखा है तो वंस क्रिटिक्स, ये चीज ऐसे ही चलेगी। अगर आप इसकी हिंदी भी बना के देखें तो भी आपको समझ आ जाएगा कि ये आसान नहीं होता किसी के लिए भी टू कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ वंस फ्रेंड्स एंड वंस क्रिटिक्स, यानी अपने फ्रेंड से और अपने क्रिटिक्स से। और अगर हम वंस एक बार लगा देंगे तो भी वो सिस्टम सेट नहीं आएगा, क्योंकि हमें इन दोनों को अलग अलग ही रखना है। फ्रेंड्स को और क्रिटिक्स को अलग अलग दिखाना है, तो भी ये कारण है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मेन कारण ये है कि यहाँ एंड कंजंक्शन है और यहाँ इसको अपने दोनों साइड जो है वो बराबर रखना है सिस्टम। बढ़ते हैं आगे। दीजिए आप आंसर। चलिए मैं बढ़ता हूं आगे। देखिए, अगर मैं सिर्फ इनकी बात करूं, अगर मैं सिर्फ पीछे पीछे वाले ऑप्शन देखूं, क्योंकि इनमें से कोई एक ऑप्शन हमने लगाना है, तो हमें मालूम है कि हम आर्स जो है वो एक पोजेसिव प्रोनाउन है। ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है और इसके जस्ट बाद कभी भी कोई नाउन नहीं आ सकता। और इस फिलर के जस्ट बाद लाइफ एक नाउन है। तो ये हमें पता है कि इसके जस्ट बाद कोई नाउन नहीं आ सकता। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो खत्म ही हो गए, यानी आंसर तो फिर आर में आएगा। अब आप यहां देखिए कि यहां पे जो चीज आ रही है उसके जस्ट बाद एक इज आ रहा है, इज एन इजी लाइफ। सो यहां पे अगर मैं कहूं देयर इज एन इजी लाइफ, तो देयर का मतलब अगर मैं ये वाला देयर चूज करता हूं जो कि एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसको अपने जस्ट बाद एक नाउन चाहिए जो यहां है नहीं। इसको अपने जस्ट बाद एक नाउन चाहिए जो यहां नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, कैंसल। तो बचा क्या, ये। सो देयर्स यहां पे क्या मीनिंग दे रहा है, देयर प्लस लाइफ का। यहां पे देयर्स कैसा मीनिंग दे रहा है, देयर प्लस लाइफ का, कि देयर लाइफ इज एन इजी लाइफ बट आर लाइफ इज अ डिफिकल्ट वन। यानी उनकी लाइफ इजी है और मेरी लाइफ जो है, हमारी लाइफ जो है वो डिफिकल्ट है। तो नाउन मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नाउन से जस्ट पहले कोई प्रोनाउन नहीं आ सकता। तो आप ये एक नया रूल मान सकते हैं कि नाउन से पहले कोई प्रोनाउन नहीं आ सकता। अब क्योंकि ये नाउन है और इससे पहले आप किसी भी प्रोनाउन को नहीं लगा सकते। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, ये प्रोनाउन ही है सारे। तो पोजेसिव एडजेक्टिव तो लगाया जा सकता है ना, क्योंकि पोजेसिव एडजेक्टिव जो है वो प्रोनाउन नहीं होती। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे। तो आज का जो मेन टॉपिक है अपने उस पर बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए क्वेश्चन है आपके लिए, बढ़ते हैं आंसर की तरफ। क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। ये कैसे ठीक होगा? देखिए, बिटवीन क्या होता है, बिटवीन एक प्रेपोजिशन है और एक रूल होता है कि वर्ब के बाद, प्रेपोजिशन के बाद सेंटेंस जो है, मतलब जो प्रोनाउन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो वर्ब एंड प्रेपोजिशन दोनों चीजें यहां पे, कि प्रेपोजिशन एंड वर्ब, अभी आ जाएगा रूल आगे लिखा हुआ। प्रेपोजिशन एंड वर्ब के बाद जो प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही आता है।
सो गाइस यहां पे बिटवीन के बाद मी तो ऑब्जेक्टिव में है लेकिन शी ऑब्जेक्टिव में नहीं है। लेकिन अगर मैं मी और हर भी लिख दूं, अगर यहां मैं मी एंड हर लिख दूं तो भी ये गलती होगा, कारण आपको मालूम है क्योंकि सीक्वेंस का भी हमें ध्यान रखना है, तो इसलिए हमें इस हर को पहले करना पड़ेगा, मी को बाद में करना पड़ेगा, ताकि हम वो सीक्वेंस जो है 2 3 1 वाला वो फॉलो कर सके। तो अभी हर का मतलब 3 है, मी का मतलब 1 है, क्योंकि 2 इसके अंदर है ही नहीं, 2 तो है ही नहीं, तो कम से कम अपने को 3 1 को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो रूल यहां पे क्या निकला है कि बिटवीन जो है, क्योंकि वो एक प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो वर्ब एंड प्रेपोजिशन दोनों के बाद जो प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। जैसे लेट यहां पे एक वर्ब है, तो लेट के बाद अगर आप दे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा देम, ठीक है। ऐसे ही मी लिखा है, आई नो हिम आएगा, आई नो ही नहीं आएगा, क्योंकि नो क्या है, वर्ब है, हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। ओके गाइस, बढ़ते हैं आगे। तो आपको अब ये 5 क्वेश्चन जो दे रखे हैं, इनका आंसर आपको तलाशना है। मैंने अंडरलाइन करके दे दिया है कि कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि यहां आना चाहिए, तो आपको चूज करना है। तो 5 क्वेश्चन है, आप इनमें से अपना ऑप्शन चूज कीजिए और फिर उसके बाद आगे बढ़िए। मैं बढ़ता हूं आगे। सो गाइस, मैं इससे पहले आपको रूल बता देना चाहता हूं। एक रूल तो मैंने आपको बता ही दिया था कि वर्ब एंड प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में ही आता है। दूसरी बात, अब एक और रूल हो रहा है कि अगर प्रोनाउन का कंपैरिजन किसी सब्जेक्ट से है तो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस वाला ही आता है। अगर प्रोनाउन का कंपैरिजन सब्जेक्ट से है तो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस वाला ही आता है। दूसरी चीज, लाइक हमें सबको पता है कि लाइक एक वर्ब का काम तो करती है। लाइक जब वर्ब का काम करती है तो उसका मतलब क्या होता है, चाहना या पसंद करना। लेकिन लाइक का मतलब एक प्रेपोजिशन, लाइक जो है वो प्रेपोजिशन की तरह काम भी कर सकती है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, के जैसे के राम, यानी तुम भी किया करो लाइक राम, तुम भी वैसा किया करो जैसे लाइक श्याम, यानी उसकी तरह। बट जो है वो कंजंक्शन का काम करता है, ये सबको मालूम है कि वो ऐसा करता है, और पर तुम ऐसा करते हो। पर लेकिन कभी कभी बट जो है वो प्रेपोजिशन का काम भी कर जाता है, और तब उसका मतलब होता है को छोड़कर या के अलावा, यानी एक्सेप्ट जैसा। अभी मैं आपको आंसर नहीं दिखा रहा, अगर आपको ये स्लाइड समझने के बाद एक बार अपना आंसर और चेंज कर सकते हो तो देख लो। कोशिश करो थोड़ी सी वीडियो बैक करके एक बार फिर से उन क्वेश्चंस को ट्राई करके देखो, क्या अब आपके आंसर में कोई चेंज आया। मैं बढ़ रहा हूं अब आगे। तो गाइस, ये है पहला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैंने जो आंसर टिक किया है वो वी किया है, और ये क्यों किया है, ये रूल आप सोच के देखिए कि यहां हमने वी को क्यों सिलेक्ट किया है। ये एक सब्जेक्टिव फॉर्म है, हमने अस क्यों नहीं लिया, तो कारण क्या है इसका, अभी कंपैरिजन हो रहा है किसका किसके साथ। अभी कंपैरिजन हो रहा है, यहां पे देखो देन आ रहा है तो कंपैरिजन तो हो ही रहा है। कंपैरिजन किसका हो रहा है, यहां पे जो चीज आएगी उसका कंपैरिजन हो रहा है सब्जेक्ट के साथ। सो जब भी कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ होगा तो देन या एज, इसके जो बाद आने वाला प्रोनाउन होगा, क्योंकि ये दोनों चीजें कंपैरिजन दिखाएंगी, तो देन या एज के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, वो सब्जेक्टिव होगा। अगर कंपैरिजन किससे हो रहा है, सब्जेक्ट से हो रहा है, ध्यान रखना। देन और एज के बाद आने वाला प्रोनाउन सब्जेक्टिव होगा अगर कंपैरिजन किससे हो रहा है, सब्जेक्ट से। तो अभी कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही हो रहा है, इसी वजह से हमारा प्रोनाउन भी क्या होगा, सब्जेक्टिव, इसीलिए हम वी यूज कर रहे हैं, अस नहीं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट में देखिए, शी इज एज ऑनेस्ट एज ही और हिम। तो यहां मैंने कहा था देन के बाद अब यहां एज आ गया, तो यहां भी एक तरीके से कंपैरिजन ही हो रहा है।
तो अभी भी कंपैरिजन शी के साथ हो रहा है, इसी वजह से ही जो आ रहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन हो रहा है। दे आर सीनियर टू मी। अब क्योंकि यहां टू के बाद ये चीज आ रही है, टू प्रेपोजिशन होता है, इस वजह से अब हमें आई नहीं लगाना, क्या लगाना पड़ेगा, मी लगाना पड़ेगा। दे आर वाइज लाइक शी और हर, यानी वो समझदार हैं, किसकी तरह, उसकी तरह। यानी यहां पे लाइक वर्ब का काम नहीं कर रहा, यहां पे एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, और इसकी वजह से हमें यहां पे शी नहीं चाहिए, हर चाहिए। एवरीवन बट दे और देम, यहां पे बट कंजंक्शन का काम नहीं कर रहा, एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, और प्रेपोजिशन के बाद हमें ऑब्जेक्टिव चाहिए, दे नहीं आएगा, देम आएगा। आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं आगे। बताइए जरा, करेक्ट है या नहीं। चलिए मैं बढ़ता हूं आगे। ये सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि यहां पर ये जो एक्सेप्ट आ रहा है, अभी हमने कहा था कि अगर यहां पे बट लगा होता तो भी यहां पे ऑब्जेक्टिव ही आता, तो एक्सेप्ट जो है वो भी एक प्रेपोजिशन ही है, तो हिम आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां भी मैंने आपको 3 चॉइसेस दे रखी हैं। सो गाइस टेक योर टाइम एंड आइडेंटिफाई द बेस्ट ऑप्शन। सो आप पहचानिए और मैं चलता हूं आगे। ये है आंसर, यानी इस तरह के क्वेश्चन के अंदर दोनों ही केस, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों ही सही है। कंपैरिजन यहां भी हो रहा है, दोनों ही सही है। क्यों सही है पहले आपको बताते हैं इसका कारण। देखिए, एक पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर प्रोनाउन का कंपैरिजन किसी सब्जेक्ट से है तो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस वाला ही आएगा। इसी पॉइंट को भी थोड़ा और क्लैरिफाई कर देते हैं और एक नया पॉइंट भी जोड़ देते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। कि अगर प्रोनाउन का कंपैरिजन हो रहा है और सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तब प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस वाला ही आएगा। तब तो प्रोनाउन की कोई टेंशन है ही नहीं कि सब्जेक्टिव आएगा ऑब्जेक्टिव आएगा, पक्का ये सब्जेक्टिव आएगा। अगर सेंटेंस में कंपैरिजन हो रहा है प्रोनाउन का और ऑब्जेक्ट नहीं है, तब प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस वाला ही आएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है, और ये भी देखना है कि ह्यूमन बीइंग है कि नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट है और ह्यूमन बीइंग है तो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस वाला भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव केस वाला भी आ सकता है। देखो, शी इज एज ऑनेस्ट एज ही और हिम। अब इस स्टेटमेंट के अंदर कंपैरिजन हो रहा है, क्योंकि एज और देन के बाद अगर प्रोनाउन आ रहा है कंपैरिजन हो रहा है, तो एज के बाद प्रोनाउन आ रहा है, कंपैरिजन तो है, लेकिन इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कंपैरिजन हो रहा है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम कंफर्म है कि प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस वाला ही आएगा। आई लाइक यू एज मच एज ही और हिम। अब इस क्वेश्चन के अंदर, नीचे वाले क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्ट है, यू क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और एज के बाद ही और हिम आ रहा है, यानी कंपैरिजन हो रहा है प्रोनाउन का। तो अगर ऑब्जेक्ट है और स्पेशली वो एक इंसान है, यू ह्यूमन बीइंग होता है, तो अब इस केस के अंदर ही भी सही है और हिम भी सही है। अब ऐसा क्यों है, यानी ये चीज दोनों में सही क्यों है, अब ये देखिए। तो मैं अब ये जो आपको एग्जांपल समझाने वाला हूं, मैं ये वाला एग्जांपल समझा रहा हूं कि इस केस के अंदर ये जो सी वाला पॉइंट है, इस केस के अंदर ही और हिम दोनों कैसे सही है। देखिए, अगर कंपैरिजन यू और इसका हो रहा है तो यू और हिम आएंगे, लेकिन अगर कंपैरिजन आई के साथ हो रहा है तो फिर ही भी सही है, क्योंकि यहां पे ये सब्जेक्ट है और यू क्या है, ऑब्जेक्ट। यानी अगर कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा है तो फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, अगर कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ हो रहा है तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। लेकिन क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यानी स्टेटमेंट से क्लियर नहीं होता कि कंपैरिजन हो किसका रहा है। तो एग्जांपल देखिए, अगर कंपैरिजन
बिटवीन आई और ही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है। कंपैरिजन कहने वाला ये वाली बात भी कह सकता है कि यू को आई भी उतना ही पसंद करता है जितना कि ही। पढ़ के देख लीजिए, आई लाइक यू एज मच एज ही या हिम, यानी यू को आई भी उतना ही पसंद करता है जितना कि ही। और ये भी हो सकता है, ये कंपैरिजन यू और हिम का भी हो सकता है, यानी आई जितना पसंद यू को करता है उतना ही वो हिम को करता है। तो इससे पहले आप ये दोनों पहलू नहीं सोच रहे थे, लेकिन अब आप जरा इन दोनों सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद इस सेंटेंस को देखिए तो आपको लगेगा ये दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो क्योंकि ये दोनों बातें हो सकती हैं, इस वजह से यहां पे ही लिखा हो या हिम लिखा हो, यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखा हो या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखा हो, दोनों ही सही है। सो गाइज, आपको वहां चेक नहीं करना, आपको यूं कंपैरिजन करने बैठना नहीं है। हमारा तो काम कौन करेगा, हमारा तो ये रूल हेल्प कर देगा। आपको तो चेक करना है कि एज या देन के बाद अगर प्रोनाउन आ रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर ये भी चेक करना है कि ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग वाला है या नहीं है। अगर ह्यूमन बीइंग वाला है तो दोनों आ जाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही रहेगा। बढ़ते हैं आगे। ओके, एक क्वेश्चन आपके लिए, पहले देखिए जरा। पूरी उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने सही आंसर ढूंढ लिया होगा। अब सही आंसर इसके अंदर ही है। अब कुछ लोग कहेंगे सर अभी तो कहा था कि अगर ऑब्जेक्ट है तो कोई भी आ सकता है, तो मैंने ब्रैकेट में ह्यूमन बीइंग भी लिखा था बार बार कि अगर ह्यूमन बीइंग है अगर ऑब्जेक्ट के रूप में, वो रूल तभी अप्लाई होगा। देखो जी, जो चीज देन के बाद आके कंपैरिजन उसका ही होता है, यानी कंपैरिजन तो किसी इंसान का हो रहा है ना, किसी पर्सन का हो रहा है, तो यहां पे डेफिनेटली इसका कंपैरिजन इस ऑब्जेक्ट से तो नहीं हो सकता। पोयम एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे यहां कंपैरिजन इसका ऑब्जेक्ट से तो नहीं हो सकता। इसका कंपैरिजन डेफिनेटली किससे हो रहा होगा, एक इंसान से ही हो रहा होगा कि आई कैन राइट अ पोयम बेटर देन ही और हिम, यानी मैं पोयम लिख सकता हूं बेटर देन ही है। तो यहाँ पे कंपैरिजन दरअसल इसका सब्जेक्ट के साथ ही हो रहा है, इसी वजह से प्रोनाउन यहाँ पे सब्जेक्टिव ही आएगा, क्योंकि प्रोनाउन का कंपैरिजन भी तो लॉजिकल होना चाहिए। एक पर्सन का कंपैरिजन किसी पर्सन से ही हो सकता है, ठीक है ना, एक पोयम से नहीं किया जा सकता। तो जो कि लॉजिकल नहीं है, इसीलिए कंपैरिजन यहाँ पे आई के साथ ही माना जाएगा, ही के, इसी वजह से यहाँ पे ही आएगा, हिम नहीं। तो मैंने इसी एग्जाम्पल के पर्सपेक्टिव से ये सारा लिखा है यहां पे। चलते हैं आगे। अब ये मैंने एक और एग्जांपल दिया आपको उसके जैसा ही, तो एक तो पोयम वाला एग्जांपल था और एक ये जॉब वाला एग्जांपल है। तो डेफिनेटली यहां पे देन के बाद शी आ रहा है, तो इसकी तुलना जॉब के साथ नहीं हो सकती, इस ऑब्जेक्ट के साथ नहीं हो सकती। तो इसी वजह से यहां पे हमें शी ही लिखना है, आप हर यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं लिखेंगे। ओके गाइस, एक और बड़ा प्यारा सा और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, क्या ये करेक्ट है? चलो आंसर सोच लिया होगा आपने। नहीं, ये करेक्ट नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि ये जो यू आया है, अब यू सब्जेक्टिव भी ऐसे ही लिखा जाता है और ऑब्जेक्टिव भी ऐसे ही लिखा जाता है। तो कैसे पता चले कि ये वाला जो यू लिखा है, इस यू का कंपैरिजन आई के साथ ही हो रहा है? हमें पता है आई के साथ ही हो रहा है, लेकिन ग्रामर में, स्पोकन इंग्लिश में ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है स्पोकन इंग्लिश में। लेकिन ग्रामर के अंदर, एक फॉर्मल इंग्लिश के अंदर हमें ये दिखाना पड़ेगा कि यू सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव। तो अगर हमें इस यू को सब्जेक्टिव दिखाना है तो हमें इसके साथ ये कैन लगाना पड़ेगा, यानी जो हेल्पिंग वर्ब या मोडाल पहले यूज हुआ है वो यहां पे लगाना पड़ेगा, तो ही ये सेंटेंस सही माना जाएगा। तो आप इसको रूल के साथ देखिए ताकि आपको और क्लियर हो जाए। रूल क्या कहता है कि अगर सेंटेंस यू पर खत्म हो रहा हो और यू का कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो रहा हो, सेंटेंस यू पे खत्म हो रहा है और यू का कंपैरिजन भी हो रहा हो किसके साथ रहा हो? सब्जेक्ट के साथ,
तब यू के बाद हमें एक हेल्पिंग वर्ब या मोडाल लगाना पड़ता है ताकि ये प्रूव हो सके कि यू का यूज सब्जेक्टिव केस में किया गया है, और क्योंकि इसका कंपैरिजन जो है वो सब्जेक्ट से हो रहा है, ताकि प्रूव हो सके कि इसको सब्जेक्टिव केस में इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि इसका कंपैरिजन किससे हो रहा है, सब्जेक्ट से हो रहा है। देखिए ये सबको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के पहले हमने सब्जेक्ट लगाते हैं, और अगर हम इस यू को एक हेल्पिंग वर्ब दे रहे हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब छोड़ो, अगर हम इसे एक वर्ब दे रहे हैं, अगर हम इसे एक वर्ब दे रहे हैं तो इसका मतलब यू, ये डिड किसके लिए दिया है, यू के लिए, तो इसका मतलब वर्ब किसके लिए आती है, सब्जेक्ट के लिए। तो इसी वजह से ये प्रूव हो जाएगा कि ये सब्जेक्टिव है। यहां पे एक वर्ब लगाते ही प्रूव हो जाएगा कि हाँ ये सब्जेक्टिव केस है। सो जस्ट टू प्रूव दैट, सिर्फ उस पॉइंट को प्रूव करने के लिए कि ये जो यू आया है लास्ट में, ये एक सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, हमें इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब या मोडाल देना पड़ता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जो भी जिस भी टेंस के अंदर जो सेंटेंस बन रहा है। जैसे आई फिनिश द वर्क, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड हमने यहाँ लगा दी। यहाँ पे ऑलरेडी मोडाल यहाँ लगा हुआ है, तो यही कैन हमने यहाँ लगा दिया। तो बहुत ध्यान रखना, इस तरह की एरर को ढूंढना बहुत 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 मुश्किल है, इस एरर को पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये चीज एज इट इज, यानी जैसा मैं कहूं कि अगर मैं इसे यू तक रोक दूं, तो यू तक अगर मैं रोक दूंगा तो बिल्कुल सही लगेगा ये, तो ध्यान रखना इसका। आगे बढ़ते हैं गाइस, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिन पर अपने को जो वाक्य है वो इट से शुरू करना पड़ता है, यानी जब भी हम बात करते हैं टाइम की, टेम्परेचर की, वेट की, वेदर की, डिस्टेंस की, हाइट की, अगर हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो कभी तो हमें जनरली सब्जेक्ट समझ नहीं आता, तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें जो है सेंटेंस इट से शुरू करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि रेन इज कमिंग या रेन इज गोइंग ऑन, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। हमें क्या कहना पड़ेगा, इट इज रेनिंग। सर्दियां चल रही हैं, जैसे कोई कहे कि सर्दी है तो इट इज, यानी सर्दियां हैं तो इट इज विंटर। कोई कहे मार्च है, कौन सा महीना चल रहा है, मार्च है, अगर आपको बोलना है मार्च है तो इट इज मार्च, क्योंकि है प्रेजेंट का काम ये दिखाना है। अगर आपको कहना, कोई कहे कि यार उनकी शादी थी कौन से महीने में थी, तो मार्च था, इट वॉज मार्च। कोई पूछे घर आपका कितने किलोमीटर दूर है, तो अगर आपको बोलना है कि 20 किलोमीटर है तो 20, इट इज 20 किलोमीटर। और अगर आप कहीं जाके आए, कोई आपसे पूछो कितने किलोमीटर था, कितनी दूर था, तो आपको बोलना 20 किलोमीटर था, तो था में जाने के लिए क्या बोलना पड़ेगा, इट वाज। ऐसे ही कोई पूछे आज क्या है, तो आपको आज संडे, इट इज संडे। संडे है, हिंदी में तो ठीक है संडे है, लेकिन इंग्लिश में आपको क्या बोलना पड़ेगा, इट इज संडे। ऐसे ही संडे था, इट वॉज संडे। सो सेम कहानी है, इट इज 30 डिग्री सेल्सियस, इट वॉज 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये यही चीज है, इट वॉज संडे ऑन 25 मार्च। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनमें अपने को ये चीजें समझ नहीं आती। कोई पूछे आपका वजन कितना है, आपने कहा कि 60 केजी, तो इट इज 60 केजी। पहले कितना था, इट वॉज 60 केजी या 70 केजी। सो यहां पे जब अपने मौसम से रिलेटेड, वेट से रिलेटेड, इनकी बात करते हैं, इन चीजों की रिलेटेड, डिस्टेंस, हाइट, ये सब, टेम्परेचर, तब हमें इट से सेंटेंस को शुरू करना पड़ता है। आई होप आपने आंसर ढूंढ लिया होगा। बिल्कुल सही है गाइस, इस सिचुएशन में ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। देखो वैसे तो हमने, मतलब एक रूल होता है कि हु के पहले जनरली दे, देम दिया जाता है, पर ये दोनों गलत माने जाते हैं, और यहां पे दोज ही सही माना जाता है। लेकिन ये रूल यहां आके फेल हो जाता है जब सेंटेंस इट से स्टार्ट हो, यानी जब आपको इट वाज दिखाई दे जाए या इट इज दिखाई दे जाए, क्योंकि ये रूल है। तो पहले रूल दिखाते हैं आपको, ये एक रूल होता है, इट इज या इट वाज रूल। तो अगर इट इज या इट वाज रूल दिखाई दे जाए, तो फिर ये वाला जरूर अभी मैंने बताया है कि हु के पहले दोज आता है,
वो रूल फेल हो जाता है, फिर हम वो रूल, उस रूल का इस्तेमाल नहीं करते। हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, इट इज या इट वाज, अगर इसके बाद हमें हमें इसके बाद एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है, और ये तब होता है जब उसके बाद कोई ना कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगा। ये चीज तभी पॉसिबल है। इट इज आई हु सेव यू एवरी टाइम फ्रॉम फादर, यानी वो मैं ही हूं जो तुम्हें हर बार बचाता है पिताजी से। इट इज आई, यानी वो मैं हूं जो तुम्हें हर बार बचाता है। इट वॉज आई, वो मैं था, हु ब्रॉट यू हेयर, जो तुम्हें यहां लाया, एंड हेल्प यू स्टार्ट योर बिजनेस, और जिसने तुम्हारी हेल्प की बिजनेस स्टार्ट करने में, वो मैं था। सो गाइज, अगर आपको, ये जरूरी नहीं कि सेंटेंस स्टार्ट यहीं से हो, बीच में भी कहीं से अगर ऐसा हो जाए, अगर आपको इट इज और इट वाज के बाद प्रोनाउन देखना है कौन सा आया है, तो ये भी चेक करना पड़ेगा कि उसके बाद क्या रिलेटिव प्रोनाउन आया है कि नहीं। तो बहुत सारी सिचुएशंस हो गई। पहली कंडीशन तो ये हो गई कि इट इज या इट वाज लगा होना चाहिए। दूसरी सिचुएशन ये होनी चाहिए, दूसरी कहानी ये है कि इस जगह के बाद, यानी जहां प्रोनाउन लगा है उसके बाद क्या कोई रिलेटिव प्रोनाउन आया है, तो ये सेकंड सिचुएशन है। अगर ये दोनों सिचुएशन है तो यहां पे अगर प्रोनाउन आया है तब वो सब्जेक्टिव ही होना चाहिए। तो सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु, हुज, हुम, दैट, ये ज्यादा आपको दिखाई देंगे। यही वो मेनली तो है जो आपको दिखाई देते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, तो आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे गाइस। ये सेंटेंस का मीनिंग ऐसा निकल रहा है कि वो कुछ नहीं कर सकी और उसकी आंखों के सामने से जो लुटेरे थे वो भाग गए। अब आपको बताना है कि इसमें कहां गलती है या नहीं है, तो मैं चल रहा हूं आगे। सो गाइस, गलती यहां पे है। साइट एक ऐसा शब्द है, इससे जस्ट पहले आप पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं कर सकते, जो कि वहां किया गया है। हर साइट, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके जस्ट पहले आप पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं कर सकते, और इस सिचुएशन में आपको फिर कोई और तरीका यूज करना पड़ेगा सेंटेंस को लिखने का। देखो, एट द साइट ऑफ हिम द रॉबर्स फ्लेड, यानी एट द साइट ऑफ हिम, अगर लड़की है तो हर आएगा, एट द साइट ऑफ हिम या एट द साइट ऑफ हर, आप ऐसा लिख सकते हो। आप हर साइट या हिज साइट ऐसा नहीं लिख सकते। तो ये अकेला कोई ऐसा शब्द नहीं है, तो ये रूल इन सारे वर्ड्स के ऊपर अप्लाई होता है। तो आप ध्यान से देखिए ये वर्ड्स कौन से हैं, और मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं इनकी, ताकि ये सारे के सारे वर्ड्स आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाए। तो इमेजिन करो गाइस, ये बहुत सारे वर्ड्स हमारे पास, सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, फेवर, साइट। तो स्टोरी क्या है, इमेजिन करो कि एक लड़की थी जो बहुत ज्यादा छुट्टियां लेती थी। हमने एक वर्ड ले लिया। वो रोज अलग अलग बहाने बनाती थी, और यानी अलग अलग बहाने बनाती थी और वो छुट्टियां लिया करती थी हर बार। तो इस बार भी उसने कोई बहाना बनाया। मान लो इस बार भी उसने अपने बॉस को एक एप्लीकेशन दी, लेकिन उसके बॉस ने बिना एक नजर देखे कि क्या एक्सक्यूज मेंशन किया है, उसकी जो लीव एप्लीकेशन थी उसको सेपरेशन कर दिया। सेपरेशन यानी उसे फाड़ दिया। बस इतना करते ही वो लड़की रोने लग गई। वो जो लड़की जो रोने लगी, और साथ साथ उसको बॉस ने ये और कह दिया कि रोने की जरूरत नहीं है, ये तो तुम्हारा रोज का काम है, और तुम जो है पहले मुझे ये बताओ कि तुमने इस महीने में किया क्या है, मुझे रिपोर्ट बना के दो। तो एक पॉइंट एक और आ गया हमारे पास। अब
छुट्टी तो क्या मिल रही थी उसको, ये और बोल दे कि रिपोर्ट बना के दो, तो वो लड़की रोती रोती बाहर आई। जब रोती रोती बाहर आई तो पूरा का पूरा स्टाफ उसके फेवर में आ गया। लड़की के भी आप ऐसे कैसे बॉस ने रुला दिया, ऐसा क्या कह दिया। तो लड़की ने कहा कि मैंने, मेरी रियल में इंगेजमेंट है और मैंने वो लिखा था, पर सर ने तो एक बार भी मतलब ध्यान ही नहीं दिया, एक साइड एक नजर दौड़ाई नहीं कि मैंने क्या कारण मेंशन किया, और सर ने तो सेपरेशन कर दिया। तो सब लोग सर के पास जब पहुंचे तो सर ने पार्डन किया। सर ने कहा कि मतलब मैंने देखा ही नहीं कि तुमने क्या मेंशन किया है, और सर ने क्या किया, पार्डन। तो सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। कुछ पे मैं मतलब सब लोग उसके फेवर में आ गए, और सब फिर तो ये आप देख लीजिए कि टोटल 8 है, ऐसे 6 7 8, ठीक है, 8 वर्ड्स हैं टोटल। तो यहां पे देखिए योर सेपरेशन, तुम्हारी जुदाई बहुत पेनफुल है, तो आप नहीं लिख सकते योर सेपरेशन, ठीक है ना। तो आपको सेपरेशन फ्रॉम यू लिखना पड़ेगा। सेपरेशन फ्रॉम यू इज वेरी पेनफुल। आई नीड योर फेवर, तो योर फेवर ये बड़ा कॉमन है, उल्टा ऐसा बोलना। सो आई नीड फेवर फ्रॉम यू या ऑफ यू, ये चल जाएगा। सो बहुत ही एक ऐसा क्वेश्चन है ये जो ग्रामर प्लस वोकैब से मिक्स है, ऐसा ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन है जिसमें ग्रामर और वोकैब अब दोनों ही मतलब आपको याद रखना है। ग्रामर के इतना जबरदस्त रूल जो है याद रखना वैसे एक आम स्टूडेंट के लिए मुश्किल है, लेकिन अगर आपको स्टोरी याद है तो आपके लिए मुश्किल नहीं है, लोगों का तो पता नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये इनकरेक्ट है? ध्यान रखना मैंने इनकरेक्ट पूछा है। चलिए मैं बढ़ रहा हूं आगे। ये डेफिनेटली इनकरेक्ट है, क्योंकि यहां पे जो आपने इट्स लगाया है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस तरह का जो इट्स होता है उसका मीनिंग होता है इट इज। इट इज का मतलब होता है यह, और यहां पे हमें चाहिए इसकी, हमें इसका वर्ड चाहिए, इसकी, कि ये मेरी नई कार है और इसकी साउंड, और इसकी साउंड के लिए हमें ये जो अपोस्ट्रोफी है वो उठाना पड़ेगा। यानी अगर हमें इसका, इसकी, इसके वाली चीज चाहिए तो हमें बिना अपोस्ट्रोफी वाला इट्स चाहिए। तो एक रूल अपने को वैसे भी बता सकते हैं कि ये जितने भी पोजेसिव होते हैं, स्पेशली पोजेसिव प्रोनाउन है, योर्स, हर्स, इनमें कभी भी आप जो है जब अपने पोजेसिव प्रोनाउन की बात कर रहे होते हैं तो कभी उसमें अपोस्ट्रोफी नहीं लगता, ठीक है ना। वो बात अलग है कि अपने जो है वो बाकी प्रोनाउन के साथ जैसे कुछ और लगा देते हैं, जैसे यू आर है तो यू आर को अपने ऐसे लिख देते हैं, तो ये बात अलग है कि यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लग जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लगता है, वो बात अलग है। लेकिन ऐसा हम नहीं लिख सकते, ऐसा लिखना गलत है। पोजेसिव प्रोनाउन के ऊपर कभी अपोस्ट्रोफी नहीं लगता। पहली बात तो एक ही ऐसा प्रोनाउन है जिसके ऊपर अपोस्ट्रोफी लगता है और वो है वंस, जो हम बात कर चुके हैं। सिर्फ वंस ही इकलौता एकमात्र ऐसा है। देखिए द बियर हैड अ रिंग अराउंड इट्स नोज, इट्स नहीं, इट्स। दीजिए आंसर। चलिए मैं देता हूं इसका आंसर। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। कारण क्या है? कारण ये है कि अगर जिरंड आपको दिखाई दे जाए, कौन सा जिरंड का मतलब क्या होता है? जब नाउन का काम करे। अगर जिरंड के पहले कोई प्रोनाउन, पहली बात तो रूल तो क्या है कि जिरंड के पहले कोई प्रोनाउन आ ही नहीं सकता, जिरंड के पहले कोई प्रोनाउन नहीं आ सकता, लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव आ सकता है, क्योंकि पोजेसिव एडजेक्टिव कोई प्रोनाउन नहीं होता। तो रूल ऐसा भी है कि अगर आपको जिरंड दिखाई दे जाए
और उसके पहले अगर कोई भी प्रोनाउन लगा हो तो उसे काट के उसकी जगह आपको पोजेसिव एडजेक्टिव लगाना होता है। क्लियर है? अगर किसी जिरंड से पहले प्रोनाउन दिख जाए, यानी किसी भी तरीके का सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, काट दो, गलत है वो। उसकी जगह में क्या चाहिए? एक पोजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ मी विनिंग द मैच। अब यहां विनिंग जो है वो एक जिरंड की तरह है और इस वजह से यहां पे ये मी की जगह हमें क्या करना पड़ेगा? माई करना पड़ेगा। शी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ हर डूइंग वेल इन द एग्जामिनेशन। अब हर तो दोनों ही काम करता है, हर ऑब्जेक्टिव भी है और हर पोजेसिव एडजेक्टिव भी है, तो ये दोनों ही, तो इस वजह से ये सही है बिल्कुल। तो ध्यान रखें V1 प्लस ING, यानी अगर वो जिरंड है तो उससे पहले अगर कोई प्रोनाउन दिखाई दे रहा है तो उसे काटें, लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव आ सकता है क्योंकि वो प्रोनाउन नहीं होता, तो वो आएगा अगर कोई प्रोनाउन लगाना ही है तो। सो गाइज, आई होप आज का वीडियो भी आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहां से ली है। बार बार मेरा एक ही मंत्र है, इंग्लिश अगर समझ आ रही है तो उसे अब रट लो, अब इन रूल्स को घोट के पी जाओ, ताकि आपको क्वेश्चन जो है उसका आंसर देखते ही मिल जाए, ना कि जब क्वेश्चन गलत कर दो तो आंसर देखने के बाद समझ आए कि ओ शिट, ये रूल तो मैंने पढ़ा था। तो अपने कुछ कैटेगरी में नहीं जाना, अपने को क्वेश्चन देखते ही सही आंसर देना है। सो आई होप गाइज एंजॉय कर रहे हो, आप सीख रहे हो, और प्लीज इस कोर्स को शेयर करें ताकि और लोग भी सीख सकें। सो गाइज, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।